सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के 5वें खंड में हम उनके प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन के तहत जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे वे था राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा। इसके तहत अब तक हमने जो चर्चा की वे थी कि किस प्रकार जेल में रहते हुए भी वे क्रांतिकारी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध थे और विचारधारा किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए उसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने जेल से बनाकर अपने साथियों तक एक पत्र के जरिए भिजवाई थी, जिसमें वे कई तरह की चीजों की चर्चा करते हैं अपने साथियों से। और कांग्रेस का उद्देश्य क्या है इस पर हमने चर्चा को पिछले एपिसोड में खत्म किया था, तो वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। कांग्रेस का उद्देश्य क्या है इस टॉपिक के अंदर अब तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि गांधी की इंटेंशन कभी भी किसान और मजदूरों को साथ लेकर चलने की नहीं थी। उसके लिए वे 2 उदाहरण देते हैं। एक तो 1920 में अहमदाबाद के मजदूरों के साथ गांधी का अनुभव, और दूसरा वो कहते हैं यही हाल किसानों के साथ है। 1922 का बारदौली सत्याग्रह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि नेताओं ने जब किसान वर्ग के उस विद्रोह को देखा जिसे न सिर्फ विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व से ही मुक्ति हासिल करनी थी वरन देशी जमींदारों की जंजीरें भी तोड़ देनी थी, तो कितना खतरा महसूस किया था। यही कारण है कि हमारे नेता किसानों के आगे झुकने की जगह अंग्रेजों के आगे घुटने टेकना पसंद करते हैं। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो क्या आप किसी भी नेता का नाम ले सकते हैं जिसने मजदूरों या किसानों को संगठित करने की कोशिश की हो? तो पंडित जी के विचारों से वे काफी प्रभावित लगते थे, क्योंकि उनके विचार भी कम्युनिज्म को स्थापित करने की पैरवी करते थे। और यही बात हमने नए नए नेताओं के अलग अलग विचार वाले एपिसोड में डिस्कस करी थी, जिसे आप दोबारा सुन सकते हैं। यही तो उनमें कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे संपूर्ण आजादी नहीं चाहते। तो यहां पर वे बता रहे हैं कि जो बुर्जुआ नेता हैं, पिछले एपिसोड में जिसका हमने जिक्र किया था, भगत सिंह उन्हें बुर्जुआ नेता कहते हैं, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ मिलकर जो संघर्ष कर रहे हैं वे अपने हितों के लिए कर रहे हैं, ना कि आम जन के हितों के लिए। तो इसको सत्ता का हस्तांतरण, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उसी तरीके से उसी लहजे में भगत सिंह भी उसे समझ रहे हैं। आर्थिक और प्रशासकीय दबाव डालकर वे चंद और सुधार यानी भारतीय पूंजीपतियों के लिए चंद और रियासतें हासिल करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन का बेड़ा तो डूबेगा ही, शायद किसी ना किसी समझौते या ऐसी किसी चीज के बिना ही। तो यदि बिना किसी समझौते के ब्रिटिश हुकूमत मान जाती कि चलिए थोड़े से और रियायतें हम आपको दे देते हैं, तो ये आंदोलन ही ठप हो जाता पूरा, जो कि पूर्ण स्वराज का नहीं था। और पहले भी मैं लेखों में डिस्कस कर चुकी हूं कि किस तरीके से 1929 के या 30 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने ये पूरी घोषणा कर दी थी, जिसका कि इसमें भी ब्यौरा आपको मिलेगा। नवयुवक कार्यकर्ता जो पूरी तनदेही से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, स्वयं पूरी तरह संगठित नहीं है और अपना आंदोलन आगे ले जाने की ताकत नहीं रखते। वास्तव में पंडित मोतीलाल नेहरू के सिवाय हमारे बड़े नेता कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि वे हर बार गांधी के आगे बिना शर्त घुटने टेक देते हैं। अलग राय होने पर भी वे पूरे जोर से विरोध नहीं करते और गांधी के कारण प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्रांति के प्रति पूरी संजीदगी रखने वाले नौजवान कार्यकर्ताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कठिन समय आ रहा है। वे चौकस रहें, हिम्मत ना हारें और उलझनों में ना फंसे। महान गांधी के 2 संघर्षों के अनुभवों के बाद हम आज की परिस्थिति व भविष्य के कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट राय बना सकते हैं। तो वे दोनों, जो 1920 में अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन था और 1922 का जो किसान आंदोलन था, उसका हवाला देते हुए भगत सिंह इस बात को कह रहे हैं कि उन दोनों से ही और उसके बाद गांधी के वक्तव्य जो उन्होंने अखबारों में दिए थे, उसके बिहाफ पर ये कंक्लूजन वो ड्रॉ कर रहे हैं भगत सिंह के गांधी कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सर्वहारा क्रांति का हिस्सा बने या सीधे तौर पर क्रांति में इनकी कोई हिस्सेदारी हो, क्योंकि वे उनके हाथ में क्रांति के जरिए व्यवस्था को पलटने का हथियार नहीं देना चाहते, क्योंकि वे क्रांति जो आजादी है उन लोगों के लिए मांग भी नहीं रहे हैं। तो कई जगह पर
बहुत गहरे आक्षेप लगाए हैं गांधी की विचारधारा पर, जिसका अपने आप में पुनरावलोकन तो बनता है। अब मैं बिल्कुल सादे ढंग से यह केस बताता हूं। आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप इसका मतलब समझते हो। असेंबली बम केस में दी गई हमारी परिभाषा के अनुसार इनकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। वास्तव में राज्य यानी सरकारी मशीनरी शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का यंत्र ही है। तो वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने, हमने सेशन कोर्ट के जो बयान थे बम कांड के ऊपर, उसमें भी हर जगह उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वे आतंकवादी नहीं है, वे क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी घटनाएं या क्रांतिकारी लोग किस तरह आतंकवादियों से अलग होते हैं, वो बार बार उस चीज का मैं यहां पर उल्लेख नहीं करूंगी, अननेसेसरीली जो लेंथ है बढ़ जाती है लेखों की। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वे बता रहे हैं कि जो राज्य हैं उसकी रूपरेखा किस तरह होती है, वे किस तरह सरकारी मशीनरी में सहायता उपलब्ध कराते हैं। हमारा आदर्श है नए ढंग की सामाजिक रचना, यानी मार्क्सवादी ढंग से। इसी लक्ष्य के लिए हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसी मशीनरी का इस्तेमाल तानाशाह जो है लोगों को दबाने और कुचलने के लिए करता है, और उसी चीज का इस्तेमाल भगत सिंह अपने उद्देश्यों की पूर्ति यानी कि समाजवाद की स्थापना के लिए करना चाहते हैं। जनता को लगातार शिक्षा देते रहना है ताकि अपने सामाजिक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अनुकूल व सुविधाजनक वातावरण बनाया जा सके। हम उन्हें संघर्षों के दौरान ही अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा की अहमियत को डॉक्टर अंबेडकर भी समझते थे और भगत सिंह ने भी बाखूबी समझा है। उन्होंने जेल के अंदर रहकर भी बहुत अध्ययन किया है, न सिर्फ अध्ययन किया है बल्कि जो नोट्स अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने अलग अलग पुस्तकों से नोट डाउन करे हैं, वो भी उनकी जेल नोटबुक में है, और उसके ऊपर ही उन्होंने अपने लेखों की चर्चा भी, अपनी लेखा मतलब जो लेख हैं उनको चर्चा का विषय भी बनाया है। इस बातों के बारे में स्पष्टता यानी हमारे फौरी और अंतिम लक्ष्य को स्पष्टता से समझने के बाद हम आज की परिस्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते समय हमें हमेशा बिल्कुल बेझिझक, बेलाग व व्यावहारिक होना चाहिए, और यही बात उनके लेखन से स्पष्ट होती है कि उन्होंने अपनी हर बात को बिल्कुल बेहिचक, बेरोक टोक, बेखटके और स्पष्टता से रखा है, चाहे वे किसी की आलोचना हो या किसी की तारीफ करनी हो, दोनों ही सूरतों में। हम जानते हैं कि जब भारत सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी को लेकर हल्ला हुआ था तो मिंटो मार्ले सुधार लागू हुआ था, जिसके द्वारा केवल सलाह देने का अधिकार रखने वाली वायसराय परिषद बनाई गई थी। कि अब सलाह देने का क्या औचित्य है और उसकी किस तरह खिल्ली उड़ाते हैं, ये भी आगे है। विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी तो स्वायत्त शासन वाली सरकार का वायदा किया गया और मौजूदा सुधार लागू किए गए। असेंबली को कुछ सीमित कानून बनाने की ताकत दी गई, लेकिन सब कुछ वायसराय की खुशी पर निर्भर है। अब तीसरी स्टेज है, अब सुधारों संबंधी विचार हो रहा है और निकट भविष्य में लागू होंगे। अब नौजवान इसकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं, यह एक सवाल है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेसी नेता कैसे इसकी परख करेंगे। हर वक्त इन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में लिया है, और मैं पहले भी दोहराती रही हूं और इस मंच से फिर दोबारा एक बार दोहरा रही हूं कि कांग्रेस का मतलब पूरे व्यापक अर्थों में लीजिए इसको समझने के लिए। उसमें साम्यवादी ताकतें भी हैं, उसमें समाजवादी ताकतें भी रहकर काम कर रही हैं, उसमें सांप्रदायिक ताकतें भी रहकर काम कर रही हैं। हर तरह का जो हुजूम है कांग्रेस उस वक्त लेकर चल रही थी। और भगत सिंह बहुत कटाक्ष कर रहे हैं कि कांग्रेसी नेता बड़े आराम से इस चीज के लिए मान गए कि वे सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना ये हुक्मरान का अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह की मशीनरी का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हम क्रांतिकारी इन्हें निम्नलिखित कसौटी पर परखेंगे। पहला, किस सीमा तक शासन की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंपी जाती है।
कि शासन की कौन कौन सी वो जिम्मेदारियां हैं जो भारतीयों को दी जाएंगी। सिर्फ सलाह देने भर तक ही सीमित है या इसके आगे उन सलाह को लागू करवाने की भी कुव्वत उनमें दी जाएगी। दूसरा, शासन चलाने के लिए किस तरह की सरकार बनाई जाती है और सामान्य जनता को इसमें हिस्सा लेने का कहां तक अवसर मिलता है। तो जन को साथ लेना भगत सिंह के लिए बहुत अनिवार्य था, क्योंकि वे जो क्रांति कर रहे थे वे आम जन के लिए ही कर रहे थे। देश तो आजाद होना चाहिए, लेकिन वे उससे आगे की आजादी के बारे में भी सोच रहे थे, केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं वे चाहते थे। तीसरा, भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं और इन उपलब्धियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, कि जो अधिकार दिए जाएंगे उसका किस तरह इम्प्लीकेशन किया जाएगा, उसकी कोई ताकत भी उनको दी जाएगी या नहीं, और इम्प्लीमेंट होने के बावजूद उनको किस तरह से कहीं छीना तो नहीं जाएगा, उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं। हर तरह की चीजों को वे बता रहे हैं क्रांतिकारियों को। इसके बाद शायद कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत हो। पहली बात यह है कि हमारी जनता के प्रतिनिधियों को कार्यकारिणी पर कितना अधिकार और हिस्सेदारी हासिल होती है, और वे यहां पर स्पष्ट तौर पर जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता के लिए अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो यदि आपको याद हो कि बम कांड पर सेशन कोर्ट के बयान में भी मैंने बात कही थी कि लोकमान्य तिलक जब कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और किस तरह लेंगे उसकी खिल्ली पिछले एपिसोड में भगत सिंह उड़ाते हैं कि वे चवन्नी के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें चवन्नी ही मिलेगी, पूर्ण स्वराज के लिए वो लड़ ही नहीं रहे हैं, वे तो सिर्फ कुछ सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, आम जन को बेवकूफ बना रहे हैं। आम जनता के लिए उनकी आजादी नहीं है। और उसी दौरान मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तो वह केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता यानी कि सत्ता के हस्तांतरण की बात कर रहे थे, और भगत सिंह जब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो वे ऊपर से लेकर जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ समाज में व्यक्ति है उसकी मुक्ति की भी कामना करते हैं। तो भगत सिंह की आजादी और कांग्रेस की या बाकी स्वतंत्रता आंदोलन की आजादी में बेहद फर्क है, बुनियादी फर्क है। बल्कि हम स्वराज पार्टी के शुक्रगुजार हैं जिनकी कोशिशों से वायसराय ने अपनी इस ताकत का बड़ी बेशर्मी से बार बार इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के मर्यादा भरे निर्णय पांव तले कुचल दिए। यह बात पूरी तरह स्पष्ट है और इस पर और बहस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहस किस चीज के लिए जब स्पष्ट तौर पर सब कुछ दिखाई ही दे रहा है। जो भी कार्यकारिणी परिषद है वो सलाह देती है और उसको हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उन्हें बस थोड़े बहुत मूलभूत परिवर्तन ही चाहिए थे और इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। आइए सबसे पहले कार्यकारिणी की स्थापना के ढंग पर विचार करें। क्या कार्यकारिणी को असेंबली के चुने हुए सदस्य चुनते हैं या पहले की ही तरह ऊपर से थोपी जाएगी? क्या यह असेंबली के आगे उत्तरदायी होगी या पहले की ही तरह असेंबली का अपमान करेगी? जहां तक दूसरी बात का संबंध है उसे हम वयस्क मताधिकार की संभावना से देखते हैं। तो ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। संपत्ति होने की धारा को पूरी तरह समाप्त कर व्यापक मताधिकार दिए जाने चाहिए। तो शायद पहले मताधिकार जो थे उन्हीं को अलाउ थे जिनके पास संपत्ति है, और संपत्ति किनके पास होती थी? जो बुर्जुआ होते थे या जो रसूखदार होते थे वही संपत्ति का अर्जन भी किया करते थे। और हर वयस्क स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब तो सिर्फ यह देख सकते हैं कि मताधिकार किस सीमा तक दिए जाते हैं। हर स्त्री पुरुष की बात वे कर रहे हैं, उसमें संपत्ति की जो धारा थी उसको हटाने की वो बात कर रहे हैं कि जिनके पास संपत्ति नहीं है। इसका सीधे तौर पर अर्थ है कि दलित शोषित लोगों तक वे उसकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वे भी स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाए जाने चाहिए। यहां मैं प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर से थोपा हुआ गवर्नर जिसके पास असेंबली से ऊपर विशेष अधिकार होंगे तानाशाह से कम सिद्ध नहीं होगा। हम इसे प्रांतीय स्वायत्तता न कहकर प्रांतीय निरंकुशता कहें। राज्य की संस्थाओं का यह अजीब लोकतांत्रिकरण है। तो जहां तक मेरी अल्प बुद्धि काम करती है, मैं इसे एकदम अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल से जोड़कर देख रही हूं। पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से जन लोकपाल को के स्पष्टीकरण में भी मुझे बहुत सारे इफ एंड बट नजर आते हैं। तो
यदि आप में से कोई उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो और यहां पर लिखे भगत सिंह के शब्दों को उससे जोड़कर कुछ समझ पा रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरा भी मार्गदर्शन करिएगा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तीसरी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, पिछले 2 साल से अंग्रेज राजनीतिज्ञ उस वादे को मिटाने में लगे हैं जिसे मॉन्टेग्यू ने यह कहकर रद्द कर दिया था कि जब तक अंग्रेजी खजाने में दम है प्रत्येक 10 वर्ष पर और सुधार किए जाते रहेंगे। तो 10 वर्ष पर सुधार मैं इसे आर्थिक सुधारों से ले रही हूं और आज के पे कमीशन रिवाइवल के नजरिए से देख रही हूं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने भविष्य के लिए क्या फैसला किया है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम इन बातों का विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उपलब्धियों पर जश्न मनाया जाए, वरन इसीलिए कि जनता में जागृति लाई जा सके और उन्हें आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया जा सके। हमारे लिए समझौता घुटने टेकना नहीं है, बल्कि एक कदम बढ़ना है और फिर कुछ आराम करना है। तो यहां पर वो बहुत स्पष्टता से अपने विचारों को रख रहे हैं कि सरकार ने थोड़ी थोड़ी कुछ केक है जो सब में बांट दिया है और पूरी तरीके से उसने कुछ भी नहीं माना है। थोड़ा थोड़ा सांत्वना पुरस्कार जिसे कहते हैं उस तरीके से चीजों को बंदर बांट कर दी है कुछ लोगों के बीच में। तो उसका हमें जश्न नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस शायद उसी की वाहवाही कर रही है। तो जो पहला लेख था पंजाब में स्वाधीनता आंदोलन का पहला उभार, उसमें वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो उनके चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी और उनके जो मित्र थे, मैं नाम भूल रही हूं, वे दोनों जब ट्रेन में बात करते हैं तो लाला जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस अधिवेशन में जाकर वे सबसे पहले तो थैंक्स कहेंगे कुछ सहूलियतों के लिए अंग्रेजी हुकूमत को, और उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ और सहूलियतें दे दी जाएं हमें। तो कांग्रेस का नजरिया ये था और वही चीज वो जनता में फैला रही थी, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं था। जनता को भ्रमित करने वाला वो ज्यादा था, जिसे भगत सिंह और उनके साथी समझ रहे थे। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक कुछ और है भी नहीं। यह अंतिम लक्ष्य और अंतिम विश्राम की जगह नहीं है। वर्तमान परिस्थिति पर कुछ हद तक विचार करने के बाद भविष्य के कार्यक्रम और कार्य नीति पर भी विचार कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसी क्रांतिकारी पार्टी के लिए निश्चित कार्यक्रम होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब गतिविधि है। इसका मतलब संगठित व क्रमबद्ध काम द्वारा सोची समझी तब्दीली लाना है और इस तोड़ फोड़ असंगठित एकदम या स्वतः परिवर्तन के विरुद्ध है। तो वहां पर वे अगेन कांग्रेस की कार्यशैली के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि हृदय परिवर्तन की बात जो कांग्रेस कहती है, खासकर गांधी जो कहते हैं कि हमें अहिंसा अपनानी है और कोशिश करनी है कि हमारे दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो, तो ये बड़ी अकाल्पनिक परिस्थिति है। एक परिकल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं हो जाता है कि आप डंडे मारते जाएं। मैंने पहले भी कहा था, और जब वो थक जाएं तब वे आपकी बड़ी तारीफ करें कि भाई आप में तो बहुत जान है इतने डंडे खाने के बाद भी। तो ऐसे ही हृदय परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए एक संपूर्ण क्रांति का होना बहुत जरूरी है, जिसमें पूरी व्यवस्था को पलट कर रख देने की ताकत हो, जिससे कि नया समाजवाद उस पर स्थापित किया जा सके। तो इन सब बातों को वे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और एक खास चीज के ऊपर जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी वे ये, जब भगत सिंह कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब गतिविधि है, इसका मतलब संगठित व क्रमबद्ध काम द्वारा सोची समझी तब्दीली लाना है। तो जैसा कि आपको याद होगा, जब भविष्य में क्या प्लानिंग है हम लोगों की, वो वाला जो एपिसोड है रतन जी और मेरा एपिसोड था, तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं और समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो समाज के लिए काम करने का मतलब समाज को संगठित करना भी होता है और उस संगठन में समाज का शामिल होना भी होता है। तो वही बात भगत सिंह भी कह रहे हैं कि संगठित रूप से किसी चीज की रूपरेखा तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो तब तक लागू नहीं करवाई जा सकती जब तक कि हम एक कलेक्टिव तरीके से उसका एफर्ट ना करें। और ये बात यदि समसामयिक संदर्भों में हम समझें, तो जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बहुजन या दलित संगठन हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं और हर एक की कार्यशैली भी काफी अलग है एक दूसरे से। तो अलग अलग होने की वजह से सारा बहुजन आंदोलन जो है वो किश्तों में है, बिखरा हुआ है,
कोई एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं है कि हम सरकार की चूलें हिला सकें। तो वही बात यहां पर भगत सिंह भी कह रहे हैं। कार्यक्रम बनाने के लिए अनिवार्य रूप से इन बातों के अध्ययन की जरूरत है। एक, मंजिल और उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चीज हासिल करनी है। दूसरा, आधार, जहां से शुरू करना है, यानी वर्तमान परिस्थिति। मतलब दूसरी बात यह कि इस वक्त हमारे सामने क्या परिस्थिति है और हमें कैसे अकॉर्डिंगली मूव करना है। तीसरा, कार्य रूप यानी साधन व दांव पेच, और आगे बढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को अपनाना है ये भी हमें पता होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। जब तक इन तत्वों के संबंध में कुछ स्पष्ट संकल्प नहीं है तब तक कार्यक्रम संबंधी कोई विचार संभव ही नहीं है। वर्तमान परिस्थिति पर हम कुछ हद तक विचार कर चुके हैं, लक्ष्य संबंधी भी कुछ चर्चा हुई है। हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं जिसके लिए बुनियादी जरूरत है राजनीतिक क्रांति की। तो यहां पर विचार देने लायक बात है, वे सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक क्रांति का होना जरूरी मानते हैं। तो विद्यार्थी और राजनीति में भी वाले लेख में भी मैंने इस बात को बोला था, उसको मैं यहां पर रिपीट कर देती हूं कि जो लोग ये सोचते हैं या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बेकार की चीज है या ये गंदी होती है, उन्हें एक बार भगत सिंह की कही हुई बात पर गौर करना चाहिए। और भारतीय संदर्भों में समझाते हुए जो बात मैंने बोली थी वो मैं रिपीट कर देती हूं कि बिना राजनीति में उतरे अपने अधिकार सुरक्षित नहीं रखे जा सकते, जो कि भगत सिंह इस वक्त कह रहे हैं। और भारतीय संदर्भों में तो इसे और भी आसानी से समझा जा सकता है। यहां जितने अधिकार सवर्णों के सुरक्षित हैं शायद ही किसी और के सुरक्षित हों, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाले अपने समुदाय के उत्थान के लिए अत्यंत ईमानदार हैं। तो इसीलिए भगत सिंह भी उस चीज को बोल रहे हैं कि क्यों राजनीतिक क्रांति बहुत जरूरी है यदि हम समाज में कोई बदलाव चाहते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर भी यदि राजनीति नहीं करते तो हमारे जो अधिकार आज संविधान में सुरक्षित हैं वो नहीं कर पाते उसको। तो यदि जो लोग अभी भी ये मंशा पाले रखे हैं कि राजनीति बेकार की चीज है, तो प्लीज अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आइए। राजनीति समझ नहीं आती तो उसे समझने की कोशिश करिए। कम से कम हमारे लोगों की एक सबसे खराब बात है कि कोशिश ही नहीं करते। यही है जो हम चाहते हैं। राजनीतिक क्रांति का अर्थ राजसत्ता यानी मोटे तौर पर ताकत का अंग्रेजी हाथों से भारतीय हाथों में आना है, और वह भी उन भारतीयों के हाथों में जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मिलता हो। और स्पष्टता से कहें तो राजसत्ता का सामान्य जनता की कोशिश से क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आना है। तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, उसका फायदा जो है वो, उसका शेयर जो है आम जनता में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और शिक्षा को वे महत्व देते थे कि जनता को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद पूरी संजीदगी से पूरे समाज को समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए जुट जाना होगा। यदि क्रांति से आपका यह अर्थ नहीं है तो महाशय मेहरबानी करें और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने बंद कर दें। कम से कम हमारे लिए क्रांति शब्द में बहुत ऊंचे विचार नहीं थे और इसका प्रयोग बिना संजीदगी के नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा। तो बहुत आसानी से वे अपनी बात समझा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार, शीर्षस्थ नेता, अखबार क्रांतिकारियों को आतंकवादी बता रहे थे, और अभी तक भी हम यदि उनको क्रांतिकारी आतंकवादी बोलते हैं या आतंकवादी क्रांतिकारी बोलते हैं तो दोनों ही सूरतें गलत हैं। बार बार भगत सिंह ने अपने लेखों में अपनी क्रांति के विचारों को स्पष्ट किया है, लेकिन हम है कि अभी तक भी उनके विचारों में को स्पष्टता से ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ये भगत सिंह की शहादत की भी त्रासदी है, उसका अपमान है। लेख हम यही खत्म करते हैं। लेख बड़ा है और अगले एपिसोड में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। धन्यवाद।